हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी 2009। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सबसे ज्यादा एनईपी और आरटी 2009 से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। मैं आपको इसको है ना अच्छे से ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, ये मैंने पढ़ रखा है, मेरे एग्जाम में आया था, तो मैंने एक एज ए स्टूडेंट इसको कैसे पढ़ा था और क्या क्या चीजें मैंने लर्न करने की कोशिश की थी। मेरे एग्जाम में रिसेंटली अभी जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर मेरे एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आए थे और तीनों के तीनों मेरे ठीक थे। तो कोशिश करता हूं कि आप भी उसी तरीके से पढ़ने की इसको कोशिश करें, ताकि है ना आप भी इसके अंदर कोई भी जो क्वेश्चन है गलत ना करके आए। ये बहुत इजी टॉपिक है। देखो, लर्न तो करना होगा, इसको लर्न करने किए बिना आप इसको कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है ना, वो इसके नाम से ही। अब बहुत सारे पेपर उठा के देख लो, जितने भी पेपर आपने अभी तक हरियाणा में हुए हैं एसएससी में, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ ही गया होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटी 2009? तो याद रखना है, ये हिंदी में भी हिंदी में भी ट्रांसलेट करके नहीं पूछा जाएगा। ये डायरेक्टली इंग्लिश में ही पूछा जाता है। सिर्फ इसका है ना, आपको हिंदी में लिख दिया जाएगा डायरेक्टली। क्या नाम होता है इसका? द आरटी ऑफ चिल्ड्रन और टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये जो प्रेपोजिशन है ना, इनका भी ध्यान रखना है कि ये किस में लगे हैं। डायरेक्टली ऐसे भी आ जाएगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसकी क्या है, इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में क्या क्या बात करनी है, इसके बारे में आपको याद रखना है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि 2000 में जो भारत सरकार है वो जागी और अगले दिन जाके है ना ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका लागू कर दिया। नहीं, इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली। ये मैंने जब तैयारी की थी, तो इस तरीके से आपको हाईलाइट करनी होती है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। आर्टिकल 45 क्या कहता है? जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन आपका जब लागू हुआ, सबसे पहले भारतीयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति से भी ऊपर कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो बड़े ही सम्मान के साथ उसका नाम लेंगे जब भी आप उसकी बात करते हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसके आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये मेंशन था कि विद इन 10 इयर्स आपको 14 ईयर की एज तक, जब तक बच्चे 14 इयर्स को अटेन नहीं कर लेते, आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। किसको प्रोवाइड करनी है? स्टेट को प्रोवाइड करनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हर वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन निकल के आता है इसके अंदर। ठीक है। फिर 1990 में राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर पहला ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको लर्न करनी ही करनी है। देखो भाई, पीपीटी बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं है अभी। ये क्लास बना के है ना, अभी ड्यूटी देने जाना है दोबारा से। ठीक है। तो अभी है ना, देख लो, ऐसे मैनेज कर लो आज आज। ठीक है। 1990 में यूएनओ ने पहला चिल्ड्रन राइट राइट ऑफ चिल्ड्रन चार्टर निकाला था, बाल अधिकार चार्टर निकाला था, जिसके अंदर क्या बोला था? 18 इयर्स तक, 18 इयर्स के सभी बच्चों को शामिल किया गया था। और उसमें बताया गया था कि इनको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। यूएनओ ने निकाला था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और भारत ने इसके ऊपर 135th रैंक के ऊपर साइन किए थे, यानी कि भारत 135वां देश था जो इसके ऊपर साइन करने वाला था। ठीक है। 1993 में 14 इयर्स तक फ्री एजुकेशन का जो राइट है वो मिलना चाहिए। ये कहां पे केस लड़ा गया था? हाई कोर्ट में। कहां पे? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, स्टेट आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये एक केस लड़ा गया था, जिसके अंदर अ, क्या बोला गया था कि ये राइट होना चाहिए। किसका? बच्चों का राइट होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। यह अधिकार आर्टिकल 21 से निकला है। और अनुच्छेद 45 और 41 में
के अकॉर्डिंग इसको लागू करना चाहिए, इस तरह का कोई केस था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, तपस मजूमदार समिति 1999 में आर्टिकल 21 ए में इसको शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अच्छा, ये आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने के लिए उन्होंने तपस मजूमदार समिति ने इसका इसकी अनुशंसा की थी। ठीक है। 2 दिसंबर 2002 में संविधान का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू एजुकेशन 2009 के लिए, जो आपका 86th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये जैसे है ना आपका, जो अगर आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं, जनरल सेक्शन आप पढ़ते हैं, तो भाई 41 है, 44 है, 42 है, 86 है। ये ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो आपको लर्न करने ही करने हैं। और 86 अमेंडमेंट में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें वहां पे अमेंड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें क्या था कि 86 अमेंडमेंट में अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पेपर में आ सकती है। ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था? सबसे पहला अनुच्छेद 21 का, यानी कि आर्टिकल 21 ए, इसके अंदर इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया था, मूल अधिकार बना दिया था। ठीक है। और इसके अंदर क्या बोला था कि जो स्टेट होगा, हाँ ये इसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, जो स्टेट होगा वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य, यानी कि आपका मैंडेटरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा उसके विधि द्वारा अवधारित करें। यानी कि उसके अकॉर्डिंग, अपने राज्य स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग फ्री एजुकेशन देनी है 6 टू 14 ईयर। डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकारों में एजुकेशन, ये आपका फ्री एजुकेशन किस आर्टिकल के थ्रू बोला गया है। ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग है? आर्टिकल 45। ये तो हम बात कर चुके हैं कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वो बचपन पूर्व सुरक्षा स्टेट प्रोवाइड करेगा बच्चों को। ठीक है। और आपका मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर पेरेंट्स के लिए डाला गया है, किसके अंदर? अनुच्छेद 51 का, यानी कि आर्टिकल 51 ए में क्या बोला गया है? माता पिता संरक्षक होते हैं। माता पिता या जो संरक्षक होते हैं आपके, वो 6 से 14 साल के वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजेंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली आपका राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर। अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली जो चीज आपको करनी है ना, वो क्या है? वो इसकी मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं। जो ये आपका बिल है वो 2009 है। कौन सा बिल है? निशुल्क एंड अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल। ठीक है। ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। उसके बाद ये भारत के जो बजट में पेश हुआ था, प्रकाशित किया गया था। और भारत के 60वें 60th रिपब्लिक वर्ष में ये क्या किया था? अधिनियम संख्या 35वां 35वें में इसको अधिनियमित कर दिया गया था। और इसके अंदर कितने थे? 7 चैप्टर्स थे, 39 सेक्शंस थे, और 1 शेड्यूल दिया गया था, अनुसूची दी गई थी। तो आपको डायरेक्टली सबसे पहला जो काम करना है ना, वो इंट्रोडक्शन के इसके इंडेक्स से क्या करना है कि जो 7 आपके चैप्टर्स हैं, चाहे आप हिंदी में लर्न करें चाहे आप इंग्लिश में लर्न करें, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको लर्न करना है। आपको 7 चैप्टर्स के नाम पता होने चाहिए, उसके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर 2 सेक्शंस आते हैं, 2 आर्टिकल्स आर देयर, 2 सेक्शंस आर देयर, आर्टिकल 1 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है। अब जो सेकंड है उसका क्या नाम है, और उसके अंदर कितने कब से लेकर कब तक आपके सेक्शंस आते हैं, ये आपको पता होना
चाहिए, पहले 38 थे, 39वां बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं अभी उनके नाम के। देखो मैंने इंग्लिश में ही लर्न किए थे। अच्छा, ये जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये कहाँ से है? ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, इनकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से चाहिए? आपको पढ़ना इन्हीं पीडीएफ से चाहिए। मैंने भी जब तैयारी की थी तो इसी पीडीएफ से तैयारी की थी। और कैसे तैयारी करनी चाहिए? इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देना चाहिए। आपको ये हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे, उसी वेबसाइट पे, और इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी। देखो मेरे भाई, जो है ना, आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं ना, वो इन्हीं से बनने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है और उसके कौन कौन से आर्टिकल उसके अंदर हैं। पहले जो सेक्शन है, पहला जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है, टोटल 39 सेक्शन है, 39 लाइंस आपको लर्न करनी है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सेक्शन में क्या दे रखा है, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि क्या टाइटल्स दे रखे हैं, क्या एक्सटेंट है, क्या कमेंसमेंट है। उसके बाद सेकंड टाइटल, सेकंड सेक्शन क्या है? डेफिनेशन। डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। मेरे पेपर में जो 3 क्वेश्चन आए थे ना, 3 में से 2 क्वेश्चन ये थे कि भाई जो आपका प्यूपल टीचर रेशियो है ना, वो किस सेक्शन में दे रखा है। बात समझ में आई? या मेरे भाई आपको जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो दे रखा है, वो किस सेक्शन में दे रखा है। 100% जो क्वेश्चन है ना आपका यहीं से बन जाएगा। अगर आपने ये चीजें याद करनी है ना, वो आपका है ना 100% आपके पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, कुछ सेक्शन ऐसे हैं भाई, स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, या भाई क्लास के अंदर पेपर टीचर रेशो क्या होना चाहिए, या मेरे भाई कितने दिन क्लासेस लगनी चाहिए, प्राइमरी के लिए कितने आवर्स की क्लास होती है, सेकेंडरी के लिए कितने आवर्स की क्लास होती है, वो तो डिटेल में पढ़ लेंगे आप। उसके अलावा ना तो मैं आपको बताने वाला हूं इस क्लास में, और ना ही आपको पढ़ना है। आपको डायरेक्टली क्या याद करना, कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमिटमेंट, सेक्शन 1। डेफिनेशंस जो प्रोवाइड करवा रखी हैं कि आपके पूरे के पूरे इस आर्टिकल में, या इस फोरम में, या इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, उन सभी की डेफिनेशंस जो हैं वो आपका सेक्शन 2 में है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूंगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 का नाम क्या है? राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्ट सेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाता चलूंगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या उसके रूल्स हैं, कि किस एज के बच्चों को वो मिलना चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोवाइड होनी चाहिए, किस तरीके से उन बच्चों को क्या क्या उनके अधिकार हैं, ये सारे सेक्शन 3 में दे रखे हैं। आर्टिकल 4, सेक्शन 4, स्पेशल प्रोविजन ऑफ फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपका स्टेट के लिए दिया जाता है। वैसे स्पेशल प्रोविजन है ना, कौन कौन से बच्चे एडमिटेड नहीं है, किस किसने एजुकेशन पूरी नहीं की है, कि एलिमेंट्री एजुकेशन किसने कंप्लीट नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट, सभी जो डाटा होता है, ये मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करना होता है। और ये आपका एजुकेशन के एजुकेशन राइट टू एजुकेशन में मेंशन है कि हमारे पास उन सभी का डाटा होना चाहिए। फिफ्थ क्या है? राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। ये पेपर में पूछा जा चुका है आरपीएससी में। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में अपना ट्रांसफर ले सकता है। वो अगर मान लो किसी गवर्नमेंट स्कूल में, फॉर एग्जांपल किसी जगह में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर मुंडका में ले लिया उसने एडमिशन, ठीक है, तो उसके पास राइट टू ट्रांसफर है कि वो भाई पीतमपुरा के स्कूल में जाके पढ़ सकता है, अगर वो वहां पे जाके सुविधाजनक है उसके लिए। ठीक है। अब आ जाता है चैप्टर 3, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स की, गवर्नमेंट की और अथॉरिटी की। लोकल अथॉरिटी क्या होगी, कौन होगी मेरे भाई? आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो गया आपका, उसके नीचे ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर हो गया आपका, उससे नीचे पंचायती राज में कैसे स्कूल डेवलपमेंट प्लान काम करेगा, और कैसे स्कूल लेवल पे किस किस अथॉरिटी के क्या क्या काम होंगे, वो सारे इसके अंदर डिफाइन है। सेक्शन 6 में ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश स्कूल। स्कूल को एस्टेब्लिश करना है, बनाना है, उसका उसके लिए सेक्शन 6 है। फाइनेंशियल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो उसके लिए सेक्शन 7 है। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, सेक्शन 8 है। इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट 9।
ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 10। और ये मेरे ख्याल में है ना आर्टिकल जो सेक्शन 10 है, अभी एचएसएससी के किसी एग्जाम में आया है, शायद फिजिकल एजुकेशन में आया है। ठीक है, चेक कर लेना, अभी अभी आया है रिसेंटली, ये अभी 29 तारीख को जो पेपर हुआ था शायद उसमें आया है। अब 11th क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनईपी में भी इसका जिक्र किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है। इनके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ना चाहिए। मैं अगर कोई सेक्शन बताता हूं वो भी, और नहीं बताता हूं वो भी। ठीक है, आपको है ना स्कूल और टीचर से रिलेटेड जितने भी सेक्शन दे रखे हैं आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 12 में क्या है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है जो फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड है। 13 में क्या है, किसी भी तरह की फीस नहीं ली जानी चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए, एडमिशन के लिए बच्चा निशुल्क पढ़ता है, कोई भी अगर बीच में पैसे लेता है बच्चे का एडमिशन करने के लिए तो वो दंडनीय अपराध है और उसके लिए सजा हो सकती है। 14 में क्या एज प्रूफ दे सकता है, मेरे भाई बहुत सारे इसके अंदर सेक्शन दे रखे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत सारे चीजें डॉक्यूमेंट है, आपको डिटेल में ये पढ़ना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से प्रूफ ऑफ एज दिया जा सकता है और क्या प्रूफ ऑफ एज के बिना एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। पहले तो देखो हमें है ना उससे लेना ही लेना है, नहीं है उसके पास तो भी उसका एडमिशन नहीं रोका जा सकता है। नो डिनायल ऑफ एडमिशन, आर्टिकल 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बच्चे को एडमिशन के लिए कभी भी नहीं रोका जा सकता है। इस आर्टिकल के सामने सारे आर्टिकल फेल हो जाते हैं, जो रेड टेपिज्म करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसके सामने सभी फेल हो जाते हैं। बच्चे को एजुकेशन से नहीं रोक सकते, उसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। प्रोविजन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन, भाई एडमिशन रोक दिया या भाई स्थगित कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो इसके लिए जो सेक्शन बनाया है 16 है, प्रोविजन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट ऑफ चाइल्ड, no corporal punishment will be provided to the children in any how in any case in any scenario, किसी भी केस में कॉर्पोरल पोजीशन पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, किसी भी तरह का हरासमेंट बच्चे का नहीं होना चाहिए। ये किसके अंदर मेंशन है, सेक्शन 17 के अंदर मेंशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, जब तक आपका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आपका सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है, आप स्कूल नहीं खोल सकते हैं, आप स्कूल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये किसके अंदर है, आर्टिकल 18 के अंदर है। अब 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल में पढ़ेंगे नीचे जाके। स्कूल के नॉर्म्स क्या है, स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी कि क्या वो रेगुलेशंस है, रूल्स हैं और क्या वो स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना मिनिमम जब तक कोई भी इंस्टीट्यूट अक्वायर नहीं करेगा या अडेयर नहीं करेगा तब तक उसको स्कूल नहीं माना जाएगा, या वो स्कूल में बच्चे को हम पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, तो वो नॉर्म्स क्या हैं। पावर टू अमेंड स्कूल शेड्यूल्स, ये 20th के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरू हो गए हैं, 21 से लेकर 28 तक सारे इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 29th को पूछा गया था। फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्कूल डेवलपमेंट प्लान अभी तक नहीं आया लेकिन आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉर द टीचर, आपका जो अपॉइंटमेंट होने वाला है वो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 24 सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 से 28 ड्यूटीज ऑफ टीचर एंड एड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस। यहाँ पे ड्यूटीज क्या है टीचर्स की, 25 में प्यूपिल टीचर रेशो क्या है, बच्चों का टीचर का रेशो क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। टीचर्स की जो है ना वैकेंसीज वो फिल होनी चाहिए, 26 सेक्शन में है। 27th में क्या है, टीचर्स को नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये मेरे पेपर में आया हुआ था,
नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए डिप्लॉयमेंट टीचर्स का नहीं होना चाहिए। ये वाला ये दोनों मेरे पेपर में आए थे, 25 और 27। देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी, एक ही जगह से आ गया और सबसे ज्यादा मैंने इन्हीं को याद किया था। प्रोविजन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन ये पूछा गया था, ये जो है ना 21 से लेकर 28 तक, ये आपका मेरे ख्याल में एसकेटी में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से ये बता रखा था कौन सा ठीक है कौन से गलत है। ऑल ऑफ द अबव है, 1 2 है, 3 ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चैप्टर 5 क्या है, करिकुलम से और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी कि करिकुलम क्या होगा, इवेल्युएशन प्रोसीजर क्या होगा, जो भी आपका इवेल्युएशन है, असेसमेंट है और करिकुलम की चीजें हैं वो यहां से ही आती है। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन और कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो 30 से है। अगर बच्चा बीच में एजुकेशन छोड़ देता है तो कैसे उसको मैनेज करना है, सारी प्रोविजंस के अंदर बताए गए हैं। चैप्टर जो 6 है उसके अंदर बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन। 31 में मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन। 32 में रेड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। 33 में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 33 एंड 34 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी कमेटी। कमेटी काउंसिल्स बनाई जाती है, काउंसिल बनाई जाती है राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 33 में नेशनल एडवाइजरी का काउंसिल है और 34 में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल है। चैप्टर 7 में आपका क्या दिया गया है, मिसलेनियस दिया गया है, पावर टू इशू डायरेक्शन 35। 36 में प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। 37 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। एंड 38 39 इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट के पास अधिकार होते हैं रूल्स बनाने के लिए। और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये बाद में जोड़ा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्टली आ जाते हैं ये सारी चीजें है ना आपको। देखो एक तो मैं है ना इसका चैप्टर 1 का जो फर्स्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि जो है ना ये जो एक्ट है इसको क्या बोला जाएगा, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये बोला जाएगा। जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं होता है, इसकी हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट इसको लागू करेगी ऑफिशियल गजट के अंदर। आर्टिकल 29 और 30 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कंफर्म करेंगे क्या, राइट्स ऑन चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर लिखा गया है कि कौन कौन से आर्टिकल कंफर्म करेंगे कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है। अच्छा, किसी भी मदरसा, वैदिक पाठशाला या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। पहला ये आपको याद करना है। ठीक है। उसके अलावा जो मैं आर्टिकल बताता जाऊंगा जो आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है। अब ये अच्छे से लर्न करना है आर्टिकल 3। आर्टिकल जो 3 है जो आपका सेक्शन 3 है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। इसके अंदर जो भी आपकी डेट्स दे रखी हैं उसके अलावा जो आपको डायरेक्टली लर्न करना है वो वहां पे आ जाता हूं मैं, सबसे नीचे आ गए हम। हाँ, अब ये पढ़ा देते हैं उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। आर्टिकल जो आपका सेक्शन 19 और 25 है वो देख लेते हैं एक बार। क्या बोलता है, नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में बोलता है, ये मैं डायरेक्टली बता देता हूं। देखो क्या बोलता है, 1st to 5th क्लास यानी कि किसके लिए, प्राइमरी क्लास के लिए। प्राइमरी क्लास के लिए अगर अप टू 60 बच्चे हैं, अगर 60 बच्चे तक हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2 टीचर्स का यूज होना चाहिए। कि बोलता है कि 30:1 तक आपका सुटेबल होता है टीचर पीपल रेशो। ठीक है। यानी कि अगर 60 तक बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए। अगर 60 से लेके 60 से लेके 90 तक है, 60 से लेके 90 तक है तो मेरे भाई 30 बच्चों पे बढ़ाते जाओ, एक टीचर ऐसे याद कर सकते हो, थ्री थ्री स्टूडेंट्स होने चाहिए। 90 से लेके और 120 है,
90 से लेके 120 हैं, तो 4 टीचर होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है एचएसएससी में, हाल फिलहाल में चल रहा है ये क्वेश्चन। इनमें से 2-3 क्वेश्चन बने हैं इसी पेज से। अगर 120 हैं बच्चे, 121 हैं और 200 बच्चे हैं, 121 टू 200 स्टूडेंट्स, तो पांच टीचर आपके लगाने हैं। ठीक है, याद रखना 5 टीचर आपके लगाने हैं। अबाउट 150 स्टूडेंट्स, 150 से बच्चे अगर ऊपर हैं, 150 से ऊपर बच्चे हैं, तो 5+1 का आपको देखना है, हमेशा याद रखना है। 5+1, 5+1 यानी कि यहाँ पे 5 तो टीचर्स होने चाहिए और एक एचएम होना चाहिए, हेडमास्टर होना चाहिए। अबाउट 200 चिल्ड्रन, pupil टीचर रेशो shall not exceed 40। अगर 200 बच्चों से ज्यादा है तो आपको टीचर डिवाइड करने हैं 40:1 में, प्लस एक हेडमास्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लर्न कर लेना आपको, मैंने ये भेज रखी है। 6th टू 8th क्लास के अंदर, 6th टू 8th क्लास के अंदर एक एटलीस्ट 1 टीचर होना चाहिए पर क्लास। ठीक है, कौन कौन सा? शैल बी वन, एटलीस्ट 1 टीचर ईच। साइंस और मैथमेटिक्स के लिए एक टीचर होना चाहिए, सोशल साइंस के लिए एक टीचर होना चाहिए, लैंग्वेज के लिए एक टीचर होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन। 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए आपका। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन अबव 100, ए फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए आपका। 100 स्टूडेंट्स के ऊपर एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एजुकेशन के टीचर्स आपके उसके अंदर हो सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर स्कूल के जो नॉर्म्स हैं वो देख लेते हैं। एटलीस्ट 1 क्लासरूम होनी चाहिए एवरी टीचर, एंड ऑफिस कम स्टोर होना चाहिए हेड टीचर के लिए, हेडमास्टर के लिए। बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए स्कूल के अंदर। उसके अलावा हमारा एक किचन होना चाहिए जहां पे मिड डे मील बनाया जा सके, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंड्री वॉल्स, फेंसिंग होनी चाहिए, बिना फेंसिंग के स्कूल नहीं बनेगा। अगर फेंसिंग तोड़ दी जाती है तो वहां पे कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं होना चाहिए तब तक जब तक फेंसिंग नहीं हो जाती है। मिनिमम वर्किंग डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। 200 वर्किंग डेज होते हैं फॉर 5th एंड 1st टू 5th क्लास। 220 वर्किंग डेज होते हैं फॉर 6th टू 8th क्लास। 800 इंस्ट्रक्शनल आवर पर एकेडमिक ईयर होते हैं। ये देखो आवर्स आ गए हैं, डेज नहीं है। 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होते हैं पर एकेडमिक ईयर फॉर 1st टू 5th क्लास। 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होते हैं पर एकेडमिक ईयर फॉर 6th टू 8th क्लास, यानी कि 200 वर्किंग डेज होने चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। और 220 वर्किंग डेज होने चाहिए और 1000 घंटे होने चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो होंगे पर वीक वो 45 होंगे, इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स। ठीक है, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट वो हर क्लास को प्रोवाइड होने चाहिए। सैलरी जो लाइब्रेरी है वो होनी चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स और सभी सब्जेक्ट की किताबें मैंडेटरी हैं। प्ले मटेरियल और गेम स्पोर्ट्स में जैसा की रिक्वायरमेंट हो वैसा प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको लर्न करनी ही करनी है। जितना मैंने आज पढ़ाया ना उतना तो करना ही करना है, उससे ज्यादा पढ़ना चाहो तो आपके सामने पूरा आर्टिकल है, आप पढ़ के जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।